मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपए के वसूली केस में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को अनिल देशमुख दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे। वहां एजेंसी ने देशमुख से करीब 13 घंटे की पूछताछ की। फिर देर रात करीब 1:30 बजे ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। ईडी के दावों के मुताबिक देशमुख सवालों का जवाब देने में टाल मटोल कर रहे थे, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी का फैसला किया गया। अब आज अनिल देशमुख की कोर्ट में पेशी है। ईडी उनकी कस्टडी की मांग करेगी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर गृह मंत्री रहते हुए सचिन वाझे के जरिए 100 करोड़ रुपए की उगाही करवाने के आरोप लगाए थे। ईडी लगातार इस मामले में पूछताछ के लिए देशमुख को समन भेज रही थी। 5 समन के बाद देशमुख ईडी के सामने पेश हुए। सोमवार देर शाम ईडी के जॉइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार भी दिल्ली से मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने भी पूछताछ की। ड्रग्स केस में मंत्री नवाब मलिक के आरोपों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस सचिन गुप्ता और जयदीप राणा का जिक्र मंत्री ने किया, उन दोनों ने मुंबई की नदियों की सफाई से जुड़े अभियान के लिए गाना बनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा इरादा गलत नहीं था, कोई सवाल नहीं उठा सकता। बात यही नहीं रुकी। अमृता फडणवीस ने उन्हें बिगड़े नवाब करार दिया, साथ ही कहा कि जल्द वो बेनकाब होंगे। जयदीप राणा का फोटो आगे आया, इनसे रिलेशन क्या, क्वेश्चन मार्क। ये तरीका होता है, क्या रिलेशन है? नवाब मलिक तो खुद को बचाने कई बार फोन उठाते हैं, फोन उठा के पूछ लेते थे, बता देते थे क्या रिलेशन है। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर रिलेशन जानना था तो बात की गहराई में जाइए। जो सीधे रास्ते इंसान चलता है उसको तकलीफ देना गलत बात है। महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करी थी। दिस इज अ सोशल कॉज, दिस इज अ पब्लिक कॉज। एक दिन पहले ही नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर ड्रग्स रैकेट से संबंध रखने के गंभीर आरोप लगाए। अमृता फडणवीस की तस्वीरें भी जारी की। अब अमृता फडणवीस के पलटवार के बाद नवाब मलिक आज फिर से मीडिया से 1 घंटे बात करने वाले हैं। दिल्ली के एनसीबी दफ्तर में विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े से करीब 4 घंटे पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। चीफ विजिलेंस अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह के मुताबिक समीर वानखेड़े से उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर फिर से सवाल जवाब किए गए। एक बार फिर समीर वानखेड़े ने सभी आरोपों को गलत बताया। इसके साथ ही ज्ञानेश्वर सिंह ने यह भी बताया कि प्रभाकर सैल से अभी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। ड्रग्स केस में आरोपों को लेकर इससे पहले भी समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया गया था। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े सोमवार को दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने कई अहम दस्तावेज कमीशन को सौंपे। दस्तावेज सौंपने के बाद बाहर आए वानखेड़े ने बताया कि सारे डॉक्यूमेंट्स आयोग को दे दिए गए हैं। अब वेरिफिकेशन के बाद आयोग इसकी रिपोर्ट देगा। वहीं आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने बताया कि वानखेड़े के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की है। कलकत्ता हाईकोर्ट के त्योहार के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और न्यू ईयर समेत सभी त्योहारों के दौरान पटाखों पर बैन लगाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ग्रीन पटाखे उन क्षेत्रों में बेचने और फोड़ने की इजाजत दी है जहां एयर क्वालिटी ज्यादा खराब नहीं है। पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले हुए ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 दोषियों को सजा सुना दी है। विशेष एनआईए कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ 2 दोषियों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2013 में नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले एनआईए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। वहीं एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जलवायु परिवर्तन पर ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। किसानों पर इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है। ऐसे में पिछड़े देशों को वैश्विक मदद मिलनी चाहिए। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र
बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस विषय को स्कूल पाठ्यक्रम में भी जोड़ा जाना चाहिए, साथ ही दुनिया को अडैप्टेशन पर ध्यान देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हमने इसे लेकर कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियों और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार। ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों और भारतीय साहित्य के छात्रों से मुलाकात की। ग्लासगो में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्कॉटिश बैगपाइप की धुन पर स्वागत किया गया। यहां प्रवासी भारतीय और भारतवंशियों के प्रतिनिधियों का एक समूह उनके स्वागत के लिए मौजूद था। लोगों ने पीएम मोदी के सामने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जिन्ना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर विवाद बढ़ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान को शर्मनाक और तालिबानी मानसिकता वाला बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्ना से सरदार पटेल की तुलना करना शर्मनाक है, ये तालिबानी मानसिकता है। देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता ने विभाजनकारी सोच को नकारा है। अखिलेश यादव को जनता से माफी मांगनी चाहिए। रविवार को हरदोई की एक रैली में अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी और सरदार पटेल की तरह आजादी का नायक बताया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अपने इस कृत्य के लिए, जिन्ना को महिमा मंडन के लिए उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि अगर मैं अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह नमाजवादी पार्टी बन गई है। अखिलेश ने देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान का काम किया है, इसलिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। जिन्ना पर दिए बयान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। ओवैसी ने अखिलेश को इतिहास पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि जिन्ना से भारतीय मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं। ओवैसी ने कहा कि जिन्ना पर बयानबाजी से यूपी का वोटर खुश नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने 2 राष्ट्र के सिद्धांत को खारिज कर दिया और भारत को अपना देश चुना। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइज़र्स को चेंज करना चाहिए या ख़ुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के क्रिएशन में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा रोल रहा है। अब उसके पीछे क्या क्या है, तारीख़ में जाएंगे तो बहुत लंबी तारीख़ जाएगी, मगर ये इस्तेमाल करना और ये कहना है, ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको ज़रूरत है। गोवा के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई चुनावी ऐलान किए। केजरीवाल ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर राज्य के हिंदू श्रद्धालु को फ्री में अयोध्या में रामलला के दर्शन कराएंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि गोवा में कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिसी की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस भी भ्रष्टाचार करती थी और अब बीजेपी भी भ्रष्टाचार कर रही है, इसलिए कांग्रेस के किसी मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। गोवा में दोनों मिल बांटकर मलाई खाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दूसरी जगहों पर हमसे समर्थन की उम्मीद करेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से क्या कांग्रेस ने कोई लड़ाई लड़ी है? हमने लड़ाई लड़ी है, इसलिए हमें दूसरे राज्यों में जाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है।
फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑकस समझौते को लेकर टेंशन बढ़ गई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मैक्रों ने कहा कि मॉरिसन ने पनडुब्बी समझौते को लेकर उनसे झूठ बोला था। मैक्रों के इस बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच जारी विवाद और ज्यादा गहरा गया है। जापान के संसदीय चुनाव में पीएम फोमियो किशिदा के गठबंधन को बहुमत मिला है। किशिदा की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी कोमेइतो ने एक साथ मिलकर 293 सीटें जीती। बहुमत मिलने पर पीएम फोमियो किशिदा ने जनता का आभार जताया। अफगानिस्तान में खस्ता होती आर्थिक हालात के चलते व्यापारियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच अफगानिस्तान और तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि अमेरिका में जमा उसके अरबों रुपए के फंड को निकालने पर लगी रोक हटाई जाए। बता दें कि अभी तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। रूस में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच पाबंदियों वाले नॉन वर्किंग वीक की शुरुआत हो गई है। इस दौरान राजधानी मॉस्को में सड़कें खाली नजर आईं। रविवार को रूस में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 1100 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई। तेजी से फैलते वायरस को रोकने के लिए रूसी सरकार ने कई कड़े फैसले किए हैं। चीन में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। 14 प्रांतों में कोरोना के 92 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया। सभी मामले बीजिंग, गुइझोउ, मंगोलिया, गांसू और शांगसी प्रांत से दर्ज किए गए। इन इलाकों में प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है और कोविड पाबंदियों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने फिर से ताइवान की मदद की है। ताइवान को अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराक मिली है। स्वास्थ्य मंत्री चेन शी चुंग ने ताओयुआन हवाई अड्डे पर वैक्सीन रिसीव की। जून महीने में भी अमेरिका ने ताइवान को 2.5 मिलियन वैक्सीन भेजी थी।